जानेंगे आज कि ये है क्या? क्या प्रभाव है? तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ये थायराइड ग्लैंड है T24 का सीक्रेशन करती है, इनको चलाने का कार्य कौन करती है, इनको स्टिमुलेट करने का कार्य कौन करता है? तो वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। उससे एक टीएसएच हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जो इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि चलाता है T3 T4 को। जो हार्मोन्स बनते हैं थायरोक्सिन, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। फिर पिट्यूटरी को चलाने का कार्य हमारा हाइपोथैलेमस करता है और हाइपोथैलेमस के सीक्रेशन को हमारा ब्रेन करता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, इस ब्रेन को चलाने का यानी कि इस मस्तिष्क को, इस दिमाग को चलाने का कार्य कौन करता है? इस दिमाग को चलाने का कार्य हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, आप सबके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, इस ब्रह्मांड की जो सोच है, इसको चलाने का कार्य वो ईश्वर करता है, जिससे ये पूरे शरीर के सिस्टम चलते हैं, पूरे शरीर की फंक्शनिंग होती है, ये मशीन कार्य कर रही होती है। तो हमने ये जाना। अब जानते हैं जो ये थायराइड ग्लैंड है, अगर यह इम्बैलेंस हो जाती है, इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर में? अगर किसी भी बहन को, किसी भी महिला को अगर अपने अंदर ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो वह एक बार अपना थायराइड का चेकअप जरूर कराए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो लाभ है वो क्या है हमारे शरीर में। तो पहले नंबर आता है कि ये हमारे दिमाग का विकास करती है, हमारी हड्डियों का विकास करती है, जो हमारी हाइट होती है ना, कभी कभी आप देख होंगे माता पिता की हाइट अच्छी है लेकिन फिर भी बच्चों की हाइट अच्छी नहीं। अगर उसकी मदर को थायराइड है और उसके प्रेग्नेंट हो गया तो उस बच्चे की हाइट बहुत कम विकास होगा। तो ये हमारी हाइट के विकास के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे रक्त परिसंचरण के लिए और हमारी हार्ट की गति के लिए, तो इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारी थायराइड ग्लैंड। अगर इसका यह इससे जो निकलने वाले जो दो हार्मोन्स हैं, अगर ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या? ओ अंशु, ओ बाप रे, आंखी कैमरा गिर गया ना मेरा, माफी चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। बच्चे ने कैमरा गिरा दिया। अभी अच्छे से दिख रहा है ना? सही थोड़ा ऊपर करो, स्वामी जी और आचार्य जी करते हैं। अब ठीक है। के लिए माफी चाहूंगी। इसको भी नहीं पता था कि सोई हुई है, इसको नहीं पता कि कैमरा सेट किया हुआ है मुझे यहाँ पे। चलिए, हम कहाँ पर आए थे कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? तो ये हमारे दिमाग के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, हमारी हार्ट की गति के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे भूख प्यास भी यही कंट्रोल करते हैं और हमारे वजन को कंट्रोल करने वाले रक्त परिसंचरण के लिए भी यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हार्मोन अच्छे से कार्य ना करे शरीर में तो क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है? हमारे शरीर में थकावट रहने लगती है और हमारे जो बाल है वो अननेसेसरी झड़ने लगते हैं, मतलब बिना किसी कारण के हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमने ये जाने कि इसकी इम्बैलेंस से क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जैसे कि अगर आप खाना बनाते हैं, अगर खाने में आपसे नमक ज्यादा हो जाए तो भी आप खाना नहीं खा पाओगे और अगर खाने में नमक कम हो जाए तो भी बेस्वाद लगता है। इसी तरह ये हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स निकलते हैं, अगर यह कम या ज्यादा हो जाए तो भी हमारे शरीर में यानी कि बहुत सारी व्याधि, बहुत सारी परेशानियां इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से हो जाती है। तो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, इनको योग प्राणायाम के द्वारा हम कैसे सही कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम योग और प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इनको कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए सभी योगाभ्यास करने के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। अपने
थायराइड ग्लैंड को, अगर किसी बहन को थायराइड हुआ है तो वह कैसे अपने थायराइड को बैलेंस कर सकती है। जैसे कि मैंने किया, प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। मेरा पिक्चर सभी को सही दिखाई दे रही है चंदन मैम? हाँ हाँ खड़े होकर सही है। हाँ अच्छा, तो सभी समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और सभी योगाभ्यास करेंगे। जो बहनें कोई फिजिकल कंडीशन है उनकी, तो वो बैठकर प्राणायाम करेंगे या सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे बैठकर, लेकिन अभ्यास सभी को करना है। चलिए समस्थिति में खड़े हो जाएंगे एक बार। पहले हम करेंगे गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और छत को देखने का प्रयास करेंगे, इतना गर्दन को पीछे ले जाए ब्रीदिंग के साथ। इस श्वास को खाली करते हुए सामने लाएंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे नहीं ले जाएगा, बस वो सामने इसी तरह अपनी गर्दन को रखेंगे। जिन बहनों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम, फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए वापस सामने आएंगे। 3 बार रिपीटेशन करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को खाली करते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को खाली करते हुए आगे। इस तरह से अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। श्वास को भरते हुए राइट साइड जाएंगे जितना आप पीछे देख सके, और श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास को भरते हुए फिर राइट साइड जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड। इसी तरह हमें कम से कम इन योग क्रियाओं को, सूक्ष्म क्रिया को हमको 10 से 20 बार दोहराना है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कोई गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनकी गर्दन में दर्द रहता है, 30 बार दोहराना है। इस तरह से अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास गर्दन का। श्वास को खाली करते हुए राइट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए राइट साइड जाएंगे। गर्दन को कोशिश करेंगे हम अपने कान को शोल्डर से टच कर सके। श्वास को भरते हुए वापस, फिर श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, फिर वापस। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे और ध्यान रखना जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन पर आगे नहीं लाएंगे, ये सामने रखेंगे। श्वास को भरते हुए लेफ्ट से राइट पूरा रोटेट करेंगे इस तरह से 3 बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट, फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट से लेफ्ट साइड, इस तरह यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा की गर्दन को घुमाएं। जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत ही विशेष लाभकारी है। एक बार जिन बहन को थायराइड है वो एक बार जरूर बताएं। किसी बहन को यहाँ पर थायराइड है क्या? इस सत्र में अगर जो बहनें जिनमें प्रशिक्षण दे रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। किसी को थायराइड नहीं है, लेकिन आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में किसी को भी परिवार में थायराइड है तो आपको ये योगाभ्यास जरूर कराई गर्दन के चारों। इसके बाद हम करेंगे अपनी हाथों की सूक्ष्म क्रिया। इस तरह से हाथों की आदि मुद्रा लगाने के, अंगूठा अंदर और अपनी फिंगर को ऊपर, श्वास को भरेंगे और 10 बार श्वास को हाथों को घुमाएंगे। श्वास को रोककर श्वास को भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को खाली करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए हाथों की सूक्ष्म क्रिया। अब हम शोल्डर की करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर को अपने शोल्डर पर रख देंगे। 1 2, कोहनियों को आपस में मिला के कान से टच करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आनंद की अनुभूति करते, जैसे कि आप सभी के सब ज्यादातर शब्दों से बाहर निकल रहे हैं। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसी तरह से। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए हमने गर्दन के हाथों की, अब हम अपनी कोर मसल्स की स्पाइन की करेंगे। तो हाथों में, पैरों में इस तरह से एक या दो फुट का बैलेंस करते इस तरह से गैप रख देंगे। अब अपनी गर्दन को पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड घुमाएंगे, क्योंकि हम
अधिकतर हमारी स्पाइन यानी हम अपनी कमर से ही इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो हमारा जब हमारी स्पाइन यानी कि अच्छे से मजबूत होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी हम ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे बेंड कर पाएंगे यानी कि बैक बेंडिंग कर पाएंगे। तो सांस को भरते हुए 1 2 पूरा इस तरह से एक शून्य बनाएंगे गोल, 3 4 5 आनंद के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करेंगे इस तरह से 4 5 6 7 मैं बीच बीच में काउंटिंग जब बोलती हूँ तो काउंटिंग भूल जाती हूँ, 8 9, लेकिन आप अपनी काउंटिंग 10 से 20 बार या 30 बार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जितना आप अभ्यास करो उतना लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म क्रिया को ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी तो 100 बार भी बोलते हैं कि 50 से लेकर 100 बार एक एक अभ्यास को दोहराना है आपको। जिनका वजन बढ़ा है उसको तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जितना आप अच्छे से घुमाओगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी स्ट्रेंथनिंग आपकी स्पाइन की होगी और आप आसनों को अच्छी तरह से लगा पाओगे। कोई भी आसन हो, चाहे वो बैक बेंडिंग का हो, फॉरवर्ड बेंडिंग का। चलिए अब हम लगे हाथ पैरों की भी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर ही लेते हैं। हाथों को या तो इसी तरह से रख लीजिए, या जो नहीं बैलेंस कर पा रहे हो कुछ दीवार का सहारा ले लेंगे इस तरह से, या इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब एक जगह अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को हील करेंगे, यानी कि पैरों पे एक तरह की 10 बार जंपिंग करेंगे एक जगह, रोबोट की तरह सभी स्थिति में खड़े होकर 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे पूरे पैरों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो दबते हैं और हमारी बॉडी का, आपने देखा होगा किसी ने अच्छे से जंपिंग किया हुआ एक ही जगह खड़े होकर, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, और जो सुबह के समय जो स्टिफनेस है, जो घबराहट है, वो दूर हो जाती है। तो हमने कुछ शरीर के बॉडी को मूवमेंट किया, क्रियाएं करी। अब हम करेंगे योगी जोगिंग के अपने अभ्यासों। चलिए पहला अभ्यास करेंगे हम हस्त संचालन का, इस तरह से 1 2 हंसते हुए, जैसे कि आप बहुत लंबी रनिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूर्ण हस्त संचालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे जंगा संचालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने जो घुटना है उसको छाती से लगाएंगे इस तरह से। जो जंपिंग के साथ नहीं कर पा रहे वो इस तरह से भी कर सकती है, लेकिन आपको इन अभ्यास को अपनी लाइफ में बढ़ाना होगा। 5 मिनट में ही बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और जो ब्लॉकेज होते हैं हमारी आर्टरी यानी कि वेंस में, जो नसें हैं खून की, तो उनमें जो ब्लड का प्रवाह तेजी से होता है, और जो डैमेज सेल्स है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। यही कारण है योग का हमारे शरीर पर जो लाभ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए चौथा अभ्यास करेंगे, लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ सांस को भरेंगे, 1 2, जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पांचवा अभ्यास करेंगे जो यंग है वो यहीं से ही जब
ब्रीदिंग के साथ जाएंगे। इस तरह से आप योग से इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप 40 के होने के बाद भी आप 50 जैसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। इसका जो प्रमाण है वो स्वामी जी है। स्वामी जी 20 ईयर्स के जो यंगस्टर है उनको भी मात देते हैं, यानी वे भी उनके सामने नहीं टिकते। तो यही एनर्जी है। और 40 प्लस होने के बाद भी आपके अंदर वो स्टैमिना, वो एनर्जी रहेगी, लेकिन वो कहाँ आएगा, कहाँ से? योग करने से। तो इस तरह से हाथों को आप सामने रखिए, या जिनका बैलेंस नहीं बनता वो हाथों को ने इस तरह से पकड़ कर भी रख सकती है बिगनर लेवल पर। लेकिन जब आप अच्छे से करने लगोगे तो आप हाथों को सामने रख के करेंगे। 1, सांस को भरते हुए ऊपर, 2, इस तरह से पूरा बैठ भी जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो बहनें करेंगी, ये थाइज है, तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बीमारी कहाँ होगी जब आप इतनी स्ट्रेंथनिंग आपकी थाइज में आ जाएगी। इतनी जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि यूट्रस से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो दूर होगी। 3, लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ। 4, सांस को भरते ऊपर, सांस खाली करते नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने किया जंगा विकास तक। अब हम करेंगे जानो विकास, जानो यानी घुटना। इस तरह से छठा अभ्यास। 1, 2, 3, 4। आपकी थाइस, क्योंकि ज्यादा अधिकतर जो महिलाएं हैं उनको फैट जो हिप पर और उनकी थाइस पर ही बढ़ता है। तो इस फैट को कम करने के लिए, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उस जो बढ़े हुए फैट को रिड्यूस करने के लिए हमें योग अभ्यास करना ही होगा। वो आपने सुना होगा ना बचपन में, एक करत करत अभ्यास के जड़वत खुदकुजान रसरी आवत जात से पीपर परत में था। यानी कि जब एक सोख सी रस्सी उस पहाड़ के पत्थर पर भी निशान बना देती है, तो क्यों नहीं जब मैं प्रतिदिन अभ्यास करूंगा, तो किसी का जो बड़ा हुआ वेट है हमें हार नहीं माननी, तो क्यों नहीं कम कर सकते। चलिए लंबी लंबी गहरी श्वासों के साथ सातवां अभ्यास। आनंद की अनुभूति करते हैं, दोनों हाथों को सामने इस तरह से मिलाएंगे। 1, 2, 3, जैसे आप परमात्मा की आगोश में जा रहे हैं। 4, पूरा आनंद देते हुए। 5, कभी भी हमें चिड़चिड़े स्वभाव से योग नहीं करना, क्योंकि इस समय तो हमारी जो सेल्फ है, सीधे ने कल आपको बताया, हमारे शरीर की जो प्रथम यूनिट है कि इकाई क्या है इस शरीर को बनाने वाली, वो सेल्फ। तो वहां तक ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। हर सेल्फ जैसे कि मजबूत है, जब सेल्फ मजबूत होंगे तो टिश्यू मजबूत होंगे, टिश्यू मजबूत होंगे। चलिए 8वां अभ्यास करेंगे इस तरह से त्रिकोणासन। 1, जिससे हमारा साइड का फैट भी होता है, साइड का फैट कम होता है। 2, जब टिश्यू मजबूत होंगे तो ऑर्गन मजबूत होंगे बॉडी के, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो। जब ऑर्गन मजबूत होंगे तो हमारा शरीर के सभी सिस्टम मजबूत होंगे। जो शरीर बना हुआ है तो यह क्यों नहीं मजबूत हो गए? जब इससे दीदी ने बताया कि जब इस मकान को बनाने वाली ईंट ही मजबूत लगाएंगे हम, वह क्या बोलते हैं उसको, जब ईंट में कुछ क्या लग जाता है, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो खोखली हो जाती है, झड़ने लगती है। जब हम इस तरह कमजोर ईंट नहीं लगाएंगे मकान पर तो हमारा मकान मजबूत होगा। इसी तरह हमारी जब सेल कोशिकाएं मजबूत होगी तो पूरा शरीर हमारा मजबूत होगा। कल दीदी ने बहुत अच्छे से आपको डिटेल से बताया, चलिए करते जाएंगे। और आपको त्रिकोणासन, जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनको 50 से 100 बार त्रिकोण आसन का अभ्यास करना। इसी तरह से अपनी काउंट जारी रखिए, 10 से 20 बार करते जाएंगे। अब हम करेंगे 9वां अभ्यास कोणासन। 1, 2, 3,
दृष्टि आसमान को 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए यहीं से जंपिंग के साथ इस तरह से करेंगे 10 स्वाभ्यास पूरा आनंद लेते हुए। एक, मैंने बताया ना, जब हमारी स्पाइन इतनी मजबूत होगी तो हमें फॉरवर्ड करने में, बैकवर्ड करने में, क्योंकि हमारी स्पाइन में कार्टिलेज होते हैं, यानी कि सॉफ्ट जो हड्डी जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कार्टिलेज की बनी होते हैं, जो हमें आगे पीछे बैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह से 4, 5 ब्रीदिंग के साथ लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे। 6 जिनको बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड बैंड नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10। चलिए 11 अभ्यास करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पीटी आनंद के साथ। 1, 2, और जिनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या जिनकी एज बढ़ी हुई है वो इस तरह से धीरे धीरे 1, 2 इस तरह से करेंगे। और जो यंग है वो जंपिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम करेंगे 12वां अभ्यास योग नृत्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने यहाँ पर 10-10 बार एक एक योगी जोम के अभ्यास को किया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अब आपने जिन्होंने अच्छे से अभ्यास किया होगा, जिन बहनों ने, मैं देख रही हूँ इनका क्या नाम है, साधनी, बड़े ही उत्साह के साथ लगी हुई है और बड़े ही आनंद इनको फील हो रहा होगा इस तरह योगिक जोगिंग को करके। इतना स्टैमिना, इतनी एनर्जी उनके अंदर। सर्दी तो जैसे छुमंतर हो गई। चलिए आगे हम सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। सूर्य नमस्कार की जानकारी के लिए आपको बता दूं, सूर्य नमस्कार पे बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि अगर आप जिम में आधा घंटा यानी कि 30 मिनट ट्रेडमिल पर चलते हो, उससे इतनी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है आपकी जितनी आपकी सूर्य नमस्कार के करने से हो रही है। तो क्यों ना अपने घर पर ही बैठकर सूर्य नमस्कार किया जाए। तो चलिए, सूर्य नमस्कार से वही 25 मिनट में उतनी ही कैलोरी बर्न हो रही है जितना वहां पर, यानी कि 30 मिनट में कैलोरी बर्न होती है, 300 कैलोरी बर्न होती है हमारी। तो ऐसे ही अगर आप आधा घंटा, तो आपकी 600 कैलोरी बर्न हो गया अगर आप 25-25 मिनट के सूर्य नमस्कार की रिपीटेशन कर देती है। तो चलिए एक बार नाम के साथ मैट के कोने पर आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार में विशेष ध्यान रखें, जहां से आप सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं तो वापस पूरे 12 अभ्यास करने के बाद उसी जगह आप स्थिति में खड़े हो जाते हैं। ये एक सही स्थिति है सूर्य नमस्कार करने की। तो चलिए, जो इस ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य है। तो उसकी आराधना के साथ एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे और प्रणाम आसन पहले नाम के साथ करेंगे। दूसरा हस्तदानासन, तीसरा पादहस्तासन। कोशिश करें अपने सर को अपने घुटनों से लगाएं और घुटने मोड़ेंगे ना, घुटने सीधे रहेंगे। चौथा हस्त संचालनासन। पांचवा पर्वतासन। कोशिश करें अपने सर को मैट से टच करें, इस तरह से धीरे धीरे आपका सर भी मैट से टच होने लगेगा। फिर करेंगे छठा अभ्यास साष्टांगासन, यानी कि अष्ट अंगों के द्वारा इष्ट देव को नमन करना। फिर सातवां करेंगे भुजंगासन, इस तरह से, यानी कि कोबरा पोज। फिर करेंगे हम आत्माभ्यास पर्वतासन,
फिर से रिपीट करेंगे हम 5 अभ्यास। एक शिरोमत्था दक्षिण वाम संचालन। फिर हम करेंगे 10वां अभ्यास पाद हस्तासन, जो हमने योगे में, लेकिन विशेष ध्यान रखें जिनको बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। चलिए हस्ततानासन। 11वां अभ्यास हस्त यानी कि हाथों को, तान यानी कि तानना, हाथों को ऊपर तानना, खींच कर रखना। फिर 12वां अभ्यास प्रणामासन। ये हमने नाम के साथ 12 अभ्यास किए सूर्य नमस्कार के। अब हम करेंगे मंत्र उच्चार के साथ, सभी को मंत्र भी आने चाहिए। फिर हम उनके जो हमारे जो चक्रास है सूर्य नमस्कार के करने से सभी चक्र एक्टिव होते हैं और सभी हमारे सिस्टम एक्टिव होते हैं, यानी कि हर चक्र के साथ जो बॉडी के जो मेडिकल साइंस में जिनको हम सिस्टम बोलते हैं वे भी स्टिमुलेट होते हैं और वहां से रिलेटेड जो भी परेशानी, जो भी रोग हमारे शरीर में होते हैं ये सभी क्योर होते हैं, यानी कि ठीक होते हैं। तो पूरी भावना के साथ आप प्रतिदिन कर ही रहे हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास, सभी को अच्छे से आ गए होंगे अब तो। लेकिन मैं देख रही हूँ बहनें कुछ कमी ही कर रही है। शालिनी जी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। जिन माताओं बहनों को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है वो बैठकर देखिए सुनेगा नहीं, वे भी अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, वे अनुप्रणाम जरूर करेगी। जो बहनें बैठी हुई है जिनको मैं देख रही हूँ, प्रीति जी है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप प्राणायाम अवश्य करें। दीदी ने बताया प्राणायाम का भी कितना बेनिफिट होता है हमारे शरीर में, यानी कि वो भी एक एक्सरसाइज कर जो हमारी प्राण जो दिव्य हो, जिसके कारण आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो प्राण शक्ति इनहेल होती है, यानी कि बढ़ती है हमारे शरीर में, वो इस शरीर को चलाने वाली है। तो सुनते जाएंगे लेकिन करेंगे, अनुलोम विलोम करे, चाहे कपाल भाती करे, भ्रामरी करे, सूर्य भेदी करे, बहुत सारे प्राणायाम आप करते जाएंगे। चलिए ओम नित्याय नमः, ओम हरये नमः, ओम सूर्याय नमः। चौथा अभ्यास हमारा ओम हरे नमः। 5वां अभ्यास ओम राय नमः। जो सर को लगा सकते हैं मैट से इस तरह से ओम विभूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ऊष्णे सवित्रे नमः, ओम हर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हमने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार के अभ्यास के। अब एक बार फिर से मंत्रोच्चार के साथ करते हुए हम अपने सभी जो हमारे चक्रास हैं उनको कैसे एक्टिव करेंगे, यानी कि कौन सा, जब हम आसन करते हैं सूर्य नमस्कार का तो कौन सा चक्र एक्टिव होते हैं, तो हम ध्यान केंद्रित करते हुए हम सूर्य नमस्कार का ध्यान करेंगे, क्योंकि चक्रास के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है कि कौन सा चक्र कहाँ पर है। और यही हमारे चक्रास हमारे सिस्टम, यानी कि योग की भाषा में इनको चक्रास बोलते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में जो सिस्टम है हमारे बॉडी के वे बोलते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से ये सिस्टम भी हमारे इनहेंस होते हैं हमारे सूर्य नमस्कार के करने से। तो चलिए एक बार फिर सभी को मेरा पिक्चर क्लियर आ रही है, एक बार कोई इस तरह से मेरी पिक्चर क्लियर है? यस। चलिए ओम मित्राय नमः। इस तरह से जब हम पहला सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारा जो अनाहत चक्र है वो एक्टिव होता है, यानी कि जो हृदय चक्र है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, यहीं पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इससे रिलेटेड जो भी रोग है शरीर में वो दूर होते हैं, क्योंकि इससे स्थिरता और एकाग्रता हमारे शरीर में, यानी कि संतुलन हमारे शरीर में बढ़ता है। क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही बहुत सारे रोग हमारे शरीर में रहे। पहले रोग हमारे मन में आते हैं, उसका जो शरीर है वो तो एक प्रतिक्रिया करता है उन रोगों के प्रति,
दूसरा अभ्यास करेंगे हस्तोत्तानासन, यानी कि इससे हमारा होता है विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। तीसरा हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन से हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। जब आप अपने सर को इस तरह से घुटनों से लगाएंगे, स्वादिष्टान यानी कि इससे जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारी जठराग्नि है, उससे रिलेटेड यानी कि जो भी रोग है, स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड जो भी रोग है, वो हमारे सभी रोग दूर होते हैं। इस तरह से हमारा फिर हम करेंगे पांचवा अभ्यास पर्वतासन। पर्वतासन करने से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, जो कि हमारे गले में जिसका स्थान है, यानी कि यहाँ से रिलेटेड जो भी रोग, जो भी व्याधि हमारे शरीर में है, वह सभी दूर होती है। लेकिन करने से अभ्यास प्रतिदिन एक अभ्यास सूर्य नमस्कार के तो आपने देखा होगा 50 से लेकर 200 बार सूर्य नमस्कार के रिपीटेशन। अब हम करेंगे अष्टांग आसन। इस तरह से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है और उससे रिलेटेड यानी कि जो भी रोग है, व्याधि है, वो दूर होती है हमारी। फिर आता है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, यानी कि जनन अंग है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो भी रोग है शरीर में, वो सभी दूर होते हैं, क्योर होते हैं। अब हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है भी बैलेंस होते हैं, यानी कि हार्मोन्स जो मैंने बताया ना, हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए इनके इम्बैलेंस, जो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि ये सही से कार्य नहीं करते, इनके इम्बैलेंस होने पर हमारे शरीर में जो रोग है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो, इनके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से, क्योंकि महिला में आप डॉक्टर से सुनते होंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, चाहे थायराइड से रिलेटिव हो, किसी भी चीज से रिलेटिव आपको कहा जाता है कि पीरियड से रिलेटिव अगर कोई समस्या रहे तो भी आपको बोला जाता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। पीसीओडी में भी आपको यही कहा जाता है। फिर आता है हमारा पर्वतासन। पर्वतासन करने से हमारा वो भी इस तरह से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। फिर आता है हमारा दक्षिण वाम संचालन। दक्षिण वाम संचालन से हमारा आगे तक एक्टिव होता है, यानी कि स्थिरता, एकाग्रता हमारे शरीर में आती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्योर होता है। फिर आता है हमारा पादहस्तासन, यानी कि 10वें नंबर का जो आसन है पादहस्तासन, जिससे हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है, यानी कि मूलाधार चक्र, जो कि हमारा गर्भाशय से रिलेटिव है, तो यहाँ से रिलेटेड जो भी रोग है शरीर वो दूर। अगला आता है हमारा 11वां हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन यानी कि विशुद्धि चक्र, कंठ से रिलेटेड जो भी परेशानी रोग है, कफ रोग सभी दूर होते। फिर आता है हमारा 12वां नंबर का प्रणामासन। प्रणामासन से स्थिरता, एकाग्रता, यानी कि जो हमारा अनाहत चक्र है वो एक्टिव होता है। तो इस तरह चक्रों को इस तरह से स्टिमुलेट करते हुए, उनको एकाग्र करते हुए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम सामान्य सोचते हैं कि हम सिर्फ सूर्य नमस्कार से हम अपने शरीर को ही ठीक कर रहे हैं, अपने शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा का विकास हो रहा है। नहीं, सूर्य नमस्कार से बड़े फायदे हैं। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में एक चमत्कार का कार्य करते हैं। तो प्रतिदिन लाइफ सूर्य नमस्कार को भी जरूर करिए। अगर आपके पास समय है नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन जरूर करें। जी, कोई बोलना चाहे? मैं ये कह रही, जो आपके सूर्य नमस्कार की जो विभिन्न हमारे आसन है, उनके जो का प्रभाव बताया वो लास्ट में आप क्लियर कर देंगे, हम उसको नोट कर लेंगे। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, ये चक्राज आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ाए जाएंगे चक्राज आसन। जो हम ये जब आपका बौद्धिक सत्र होगा ना, सूर्य नमस्कार क्रियाएं कर रहे हैं, बौद्धिक जो सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कर रहे हैं, उनका अलग अलग प्रभाव बताया ना आपने हर चक्र पे। हाँ जी, देखो मैं बताती हूँ, चक्राज आसन आपको बहुत डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आसन आप जानते हैं ना कि आसन तो 7 होते हैं सूर्य नमस्कार में, 5 तो रिपीट होते हैं ना, फिर से गई है ना। तो फिर आप उसी से रिलेट कर लीजिए जो मैंने यानी कि 7 चक्राज आपको बताए, फिर 5 चक्राज यानी कि दोबारा से वही रिपीट होंगे। चक्राज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ, खड़े होकर बताया, यानी कि अनाहत चक्र जो हमारा हृदय चक्र है, उसके बाद हाथों को ऊपर किया हस्तोत्तानासन, यानी कि विशुद्धि चक्र, इसका स्थान हमारे गले में है।
फिर उसके बाद हमने किया पादहस्तासन, जो कि हमारा स्वादिष्टान चक्र। अभी आपको शायद चक्र आज पढ़ाई नहीं गए, लेकिन पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सूर्य नमस्कार, विशुद्धि चक्र, सॉरी स्वादिष्टान चक्र तीसरा। फिर उसके बाद आता है हमारा अश्व संचालन, जो कि हमारा आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हमारा पर्वत आसन, यानी कि पांचवा आसन, पर्वत आसन, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आता है छठे नंबर पर मणिपुर चक्र, यानी कि अष्टांग आसन में हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। फिर हमारा आता है भुजंग आसन, जो 7वें नंबर का आसन है हमारा। इसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है, यानी स्वादिष्टान हमारा 2 बार, एक बार पादहस्तासन, एक बार भुजंगासन। इसके बाद फिर हमारा आता है पर्वतासन, इसमें हमारा फिर से वही चक्रांश एक्टिव होगा, यानी कि विशुद्धि चक्र। फिर आता है हमारा दक्षिण वाम संचालन, यानी कि आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव होता है। फिर आता है हमारा पादहस्तासन, जिससे हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है। फिर हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन में हमारा विशुद्धि चक्र। फिर प्रणाम, यानी कि अनाहत चक्र। तो इस तरह आप 7 चक्रों से रिलेट करके, फिर ये इसी से रिलेशन हमारा हमारे सिस्टम से होता है, यानी कि कहाँ कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है ना। जो हार्मोन्स है, जो भी एंजाइम्स बनते हैं हमारे शरीर में, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो फिर हमारे बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि हार्मोन के इम्बैलेंस होने से ही महिलाओं में बहुत सारी, जैसे जैसे हमारी एज 30 प्लस हो जाती है, तो बहुत सारी हार्मोन को लेकर डिजीज हमारे शरीर में आने लगती है। आपने डॉक्टर से सुना ही होगा कहते हुए कि हार्मोन आपके सही से कार्य नहीं कर रहे। चलिए, ये हमने कुछ पहले योगिक जोगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया। अब हम आसनों की तरफ चलते हैं। 7:50 6:50 हो गई। अभी हमने आज में ही हमारा टाइम निकल गया। अब कौन कौन से आसन, जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए हम कौन कौन से आसन लगाते हैं, जिससे कि हम अपनी थायराइड ग्रंथि को बैलेंस कर सकें। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से दंडासन में बैठ जाएंगे। जब हम बैठकर कोई भी आसन करते हैं तो दंडासन से ही आरंभ करते हैं, इस तरह से। फिर हम पहले अपने लेफ्ट पैर को और फिर राइट पैर को इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और यहीं से अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम उष्ठासन। जो बहनें उष्ठासन नहीं कर पा रही है उनको भी बताऊंगी वो क्या करेंगी। फिर यहीं से पहले राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड से पीछे जाएंगे और फिर कुछ समय के लिए 5 सेकंड के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम बैक बेंडिंग करेंगे उष्ठासन, यानी कि आपने ऊंट को देखा ही होगा, वो किस तरह से उठा हुआ होता है, उसका बीच का पोजीशन। वापस आएंगे इस तरह से। जो उष्ठासन नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से अर्धचंद्रासन से भी वही लाभ लेते हैं, क्योंकि अब आप देखोगे जो बहनें अर्धचंद्रासन करेगी, जो उनका वोकल, यानी कि जहाँ थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गले में, जो वोकल कैविटी है, आप उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे जब आप इस तरह से अर्धचंद्रासन की स्थिति में जाएंगे। ब्रीदिंग को भरते हुए, सांस को भरते हुए। दो, तीन, चार, पाँच, रिलैक्स करेंगे। ये हमने पहले उष्ठासन, जो उष्ठासन नहीं कर पा रही है वो अर्धचंद्रासन से भी वही, क्योंकि पूरा इफेक्ट, पूरा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा आसन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसी में हम इस तरह से वज्रासन में बैठे बैठे ही हम क्या करेंगे, सुप्त वज्रासन में जाएंगे। इस तरह से अपने हाथों की सहायता से ही, इस तरह से। जब आप कुछ बहनें सोच रहे होंगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप जब प्रतिदिन प्रैक्टिस करोगे हर आसन को बड़ी सरलता के साथ कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने हाथों की सहायता से अपनी गर्दन को इस तरह से, अपने सर को मैट पर टिकाएंगे और हाथ हमारे साइड पर आ जाएंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। यहाँ पर समय एक सीमा है, इसलिए मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। 1 2 3 4 5, फिर हाथों की सहायता से ही गर्दन सीधा
मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अच्छे से आ रही है। वो लास्ट में आवाज इसलिए चल जाती है क्योंकि जब हम आसन की पूर्ण स्थिति में जाते हैं तो हमारी जो वोकल कैविटी है जिससे हम बोल पाते हैं वो उसमें पूरा खिंचाव आने के कारण हम एक चीज शब्द हम नहीं बोल पाते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ काउंट करने की। जो बहन अच्छे से आसन लगा पा रही है वो इस चीज को समझ सकती है। जब हमारा जो वोकल कैविटी है पूरा खिंचा हुआ होता है तो हम निशब्द हो जाते हैं, यानी कि कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो हमने 3 आसन जाने, पहले उष्ठासन, उसके बाद हमने जाना अर्धचंद्रासन, इसके बाद हमने जाना सुप्त वज्रासन में मत्स्यासन कैसे लगाएंगे कि गर्दन से, कि जितना इफेक्ट गर्दन को दोगे आप थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है T3 T4 वो बैलेंस होंगे। चलिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना अच्छे से कार्य करेगी जो उस हार्मोन को बनाने में यानी कि स्टिमुलेट करती है उसको चलाने में, क्योंकि इससे हमारा थायरोक्सिन जो हमारे शरीर के लिए बहुत, आप सभी जानते होंगे कि शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो न्यूट्रिशन से, ऑक्सीजन से, और इस थायरोक्सिन नाम के हार्मोन से ही ऊर्जा बनती है जो ब्लड में मिलते हैं, न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं शरीर में जो कुछ, फिर उसके बाद जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं और उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन काम करते हैं, ये तीनों मिलकर ही शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। ये इसका जो साइंस है वो मैं आपको बता रही हूँ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी बहन को जो पढ़ा होगा तो वो उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं, अब जो बहनें सुप्त वज्रासन नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, वो सरल मत्स्यासन करेंगे, उससे भी वो भी लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से लेट जाएंगे और अपने हाथों की सहायता से इस तरह से पैरों को मिलाकर रखेंगे, हाथों की सहायता से इस तरह गर्दन को उठाएंगे और मैट पर अपने मतलब सर की जो हमारी क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं जिसको, उसको अपने मैट से लगा देंगे और हाथों को इसी तरह साइड में रख लेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा सरल मत्स्यासन। अब जो इस आसन को लगा पा रही है वो देख रही है उससे हम उनके ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, के साथ जो कोशिकाएं है ब्रेन उनको अच्छे से पोषण मिल रहा है और थायराइड ग्लैंड भी हमारी एक्टिव हो रहा है, लेकिन थायराइड ग्रंथि पर भी हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से फिर वापस आ जाएंगे। ये आसन ये नहीं कि पर्टिकुलर आप देख रहे होंगे जो पूरा हमारा जो सर है वो पीछे मैट पर टिका है, तो पूरा जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ एक्टिव रहता है, जो वहां से जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनको अच्छे से पोषण मिलेगा। अब हम अगला आसन करेंगे इसी तरह से ही हम लेटे हुए कंद्रासन, जिसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। इस तरह से अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप से लगा देंगे इस तरह से, और अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लेंगे जो जितना यथाशक्ति जितना कर पाए, और श्वास को भरते हुए अपने जो ग्लूटस है उनको ऊपर करेंगे, यानी कि स्पाइन को ऊपर की ओर पुश करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इस तरह से पेट को अंदर कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम देना होगा। अभी मैं 5 सेकंड, लेकिन आपको 30 सेकंड 20 सेकंड होल्डिंग बढ़ानी है अपने आसनों को। बाकी में कौन सो रहा है? 4 दिन आ गया। 5 रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से जाएंगे। एक आसन को आपको 3 बार रिपीट करना है। एक बार फिर से करेंगे ब्रीदिंग के साथ, ऊपर लिफ्ट करेंगे अपने स्पाइन को। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कम एक आसन। आपको यहाँ पर टाइम की वजह से मैं कम होल्डिंग कर रही हूँ क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है हमारा, 7 बजने को है, उनमें बहुत कुछ बताना है। अभी तो हमारा पूरा समय योगी योगेश्वर सूर्य नमस्कार में ही निकल गया। अब हम करेंगे यहीं से ही पहले हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इस तरह से अपने दोनों पैरों को ब्रीदिंग के साथ ऊपर ले जाएंगे, फिर हम पूरा पैरों को ऊपर इस तरह से पूरा सीधा ले जाएंगे। ये हो गया हमारा सर्वांग आसन। इस तरह से 1 2, यानी कि 120 डिग्री का हमने कोण बनाया है ये इस तरह से सर्वांग आसन में। 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ समय
के लिए होल्ड रखें और फिर हाथों की सहायता से ही धीरे धीरे वापस आएंगे इस तरह से। इसी में आप सरल मत्स्य आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं, इस तरह पद्मासन लगाकर सर्वांगासन में इस तरह और दोनों को पकड़। ये हुआ हमारा मत्स्य आसन। वो जो मैं पहले कराया वो सरल मत्स्य आसन और ये मत्स्य आसन। सर्वांगासन के बाद और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और पीछे ले जाकर पैर से लगा देंगे और जो हमारी ठोड़ी है उसका चिन लोक यानी कि चेस्ट से लगाएंगे अपनी ठोड़ी को, हमारा चिन लोक हो जाएगा। इस तरह से हम हलासन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर वापस आएंगे धीरे धीरे। आप चाहे तो अपने हाथों की सहायता से भी धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिना हाथों को लगाए भी सपोर्ट के भी वापस आ सकता है। एक बार फिर से जाएंगे हलासन में, ब्रीदिंग के साथ पीछे ले जाएंगे। आप चाहे तो हाथों की सहायता से कमर को थोड़ा सा टच करके इस तरह से पीछे ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 फिर वापस आएंगे। अभी हमने 5 सेकंड होल्डिंग के साथ हमने हलासन को किया, सर्वांगासन किया, सरल मत्स्य आसन किया। अब हम चक्रासन। अब चक्रासन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। पहले आप बैक पर लेटकर ही करेंगे इस तरह से और दोनों हाथों से अपने पीछे इस तरह से साइड पे रख लेंगे और ब्रीदिंग के साथ 1 2 3 4 5 चक्रासन। इसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे शरीर में बढ़ता है कि हमारी माइंड इतनी फ्लेक्सिबल होती है, हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ एक्टिव हो रहा है। थायराइड ग्लैंड को जब अच्छे से पोषण मिलेगा तो वहां से निकलने वाला जो हार्मोन है T3 T4 वह सही से कार्य करेगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की हस्ती अगर वो ज्यादा बनेगा तो भी शरीर में हानि करेगा, कम बनेगा तो भी शरीर में हानि करेगा। तो ये चक्रासन कुछ समय के लिए होल्डिंग के साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी दूर करता है। आंखों से रिलेटेड जो भी रोग हो वो भी दूर, क्योंकि आंखों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है। चक्रासन को मैं आपको इस तरीके से और बताऊंगी। हम खड़े होकर चक्रासन की अपनी स्पाइन को इतना फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं जो हम खड़े होकर भी चक्रासन लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और ब्रीदिंग के साथ सांस को भरते हुए जब आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन में आ जाएगी। चलिए दोनों हाथों पर सांस को भरते हुए ऐसे पीछे जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 तो इस तरह से आपको चक्रासन, ये मैंने स्पाइन के लिए क्योंकि स्पाइन हमारी हेल्प करती है आसन को लगाने में, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। अभी हमने किए, अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर। अभी हमने कमर के बल लेट करके बैक कर आसन किए। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करते हैं जिससे T3 T4 हार्मोन अच्छे से बने, बैलेंस रहे। तो कौन से आसन है वो पहला करेंगे हम भुजंगासन। सांस को भरते हुए भुजंगासन में, जिसको कोबरा पोज कहते हैं, अपने पैरों में गैप नहीं रखेंगे, इस तरह से मिलाकर रखेंगे एड़ियों को, पैर के पंजे को और अपनी थाइस को भी, और हाथ हमारे शोल्डर के पास रहेंगे। यहीं से ही सांस को भरते हुए इस तरह से
जैसे कि कोबरा की स्थिति होती है, आपने देखा होगा कैसे वो फिर मजबूत होता है। और कोहनियाँ सीधी नहीं रहेगी क्योंकि कमर पर कम प्रभाव पड़ेगा बैक पेन के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए। बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से ये करेंगे हम धनुरासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को उठा लेंगे और हाथों से इस तरह से पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए अपनी छाती तक अपनी गर्दन को उठाएंगे और अपनी थाइज और घुटनों को भी ऊपर उठाएंगे ब्रीदिंग के साथ। इस तरह 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे धनुरासन का अभ्यास। चलिए, पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए इस तरह से 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से ही करेंगे विपरीत नौकासन। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो विपरीत नौकासन नहीं करेंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने इस तरह से ऊपर मैट से सीधा नीचे आ जाते हैं। इस तरह से दोनों हाथ सामने, अपने हाथों को अपनी गर्दन और पैरों को ऊपर उठाना है श्वास के साथ। विपरीत नौकासन। इस तरह से 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे थायराइड के लिए सबसे बहुत जरूरी और मुख्य आसन, जिसको आसनों का राजा भी कहा जाता है। अब कुछ तो विशेषता होगी ना जिसको राजा बनाया जाता है उस आसन की, जो प्रजा के लिए हितकारी हो, सभी आसनों के लिए यानी कि शरीर के सभी सिस्टम के लिए लाभकारी हो। तो इसीलिए इसका नाम, जैसे कि प्राणायाम में कपालभाति को राजा कहा गया है क्योंकि इससे 99% रोग दूर होते हैं, और आसनों में शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। तो इस राजा की कुछ तो विशेषता होगी ना, वही योग दर्शन में जैसे कि उस ईश्वर की कुछ तो विशेषता होगी ना, जिससे हम उसका गुणगान करते हैं। वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। इसके लिए क्या करेंगे आप? जो बहनें बिगिनर लेवल पर सीखने की कोशिश करेगी वो दीवार की सहायता से करेगी। पहले अपने आप को 1 महीने तक, यानी जितना भी आपको समय लगे, आपको बैलेंस करना है अपने आप को। इस तरह से अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे शीर्षासन के लिए। अब शीर्षासन से आप देखोगे अभी तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों की तरफ एक्टिव है, लेकिन अब हम जब शरीर को उल्टा कर देंगे, पैर ऊपर सर नीचे, तो पूरे जो हमारे सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पैनक्रियाज हो, हार्ट हो, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड तो सक्रिय होती है, यानी कि वो तो बहुत जल्दी ठीक होती है। कि मैंने शीर्षासन से बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है अपनी थायराइड ग्रंथि को ठीक करने में। ये तो ठीक होती है, लेकिन आपके साथ ही साथ पूरा इंडोक्राइन सिस्टम ठीक होता है, यानी कि जो भी हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, जिनको पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है, कम या ज्यादा हो गई है शरीर में, तो कैसे वो आसन को लगाने से बैलेंस हो पा रहे हैं। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के द्वारा ही तो शरीर में, पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं ना, यानी कोशिकाओं तक जो पोषण मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो इसके लिए पहले हाथों को इंटरलो कर लेंगे इस तरह से, और आप स्टार्टिंग में इस तरह से रखें, या तो धीरे धीरे एक एक पैर से ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर इतना ही पैरों को उठाए, यानी कि बैलेंस बनाए। और जब आपका बैलेंस बनने लगे, कुछ समय इस तरह होल्ड रखने के बाद आप
जो बिगनर लेवल है पहले ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो कुछ समय ऐसे होल्ड रखें, फिर उसके बाद ही धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाने की कोशिश करें और बैलेंस करें। 1 2 3। अब इस समय देख रहे होंगे आप मेरे जो पैर के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक, क्योंकि इसके बहुत बड़े बेनिफिट है शीर्षासन के। पैर के पंजे यानी कि नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे विपरीत दिशा यानी कि ब्रेन की तरफ एक्टिव हो रहा है। हमारे चेहरे के लिए, हमारे गर्दन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जिनको पीसीएस पीसीओडी होता है ना, उनको अच्छे से जो हमारा यूट्रस है, ओवरी है, फिलियोपियन ट्यूब है, इनको जो पोषण यानी कि पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, इसी कारण पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हर चीज को पोषण कहाँ से मिलता है, वो ब्लड के द्वारा ही तो हमारे सेल्स में आता है। तो इस तरह से कुछ समय के लिए होल्ड रखने के बाद आप जब आपका बैलेंस बनने लगा, चाहे तो आप हाथों को भी इस तरह खोलकर साइड में रख सकते हैं। इस तरह से जब आपका अच्छे से बैलेंस आप करने लगे तो आपको इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करने की जरूरत है, या फिर हाथ साइड में रख लिया है, देखिए बस मैं सर के बल ही इस तरह से बैलेंस बनाए हो। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस तरह से वापस आना है। आंखों के लिए भी, हमारे चेहरे के लिए, लेकिन आपको फिर क्या करना है, जिनको चक्कर आते हैं वो क्या करेंगे, या तो फिर इस तरह से शशांकासन में चले जाएंगे शीर्षासन करने के बाद कुछ समय के लिए, या फिर वो इसके विपरीत, जैसे कि आपने शीर्षासन किया तो फिर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो इससे हमारा जो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बैलेंस हो जाता है। अभी ब्रेन एक्टिव था, अब हमारे पैरों की तरफ एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए इस तरह शीर्षासन लगाने के बाद या तो आप शशांकासन का अभ्यास करें या फिर आप ताड़ासन लगाइए। ये मैंने आपको कुछ आसन कराए थायराइड से रिलेटेड। आज के जो हमारे आसन थे वो हमने 10 आसन पूरे किए थायराइड से रिलेटेड। अब इसमें से जो बहन आपने थायराइड जिनको है या आपके किसी परिवार को है, इनमें से आप डेली आसनों का अभ्यास कराना है उसको बैलेंस करने के लिए। और अपने सभी, इससे सिर्फ थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं होगा, शरीर के जो भी हार्मोन इम्बैलेंस हो, आप कभी पर्टिकुलर ये मान के चलिए कि सिर्फ ये आसन तो थायराइड ग्रंथि को ही, T3 T4 को ही बैलेंस करते हैं, नहीं, आपके शरीर के जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, जितने भी हार्मोन है, वे सभी हार्मोन बैलेंस होते हैं। क्योंकि पीसीएस पीसीओडी भी तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण ही होता है। चलिए अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं, समय तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे पहले प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी और हमारे गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम की टेक्निक क्या है, कि विधि क्या है इसकी, इस तरह से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और अपने शरीर को नहीं हिलाए डुलाएंगे, क्योंकि हम जो श्वास भरते हैं वो नासिका से श्वास भरते हैं और खाली करते हैं। लेकिन बहनें क्या करती है, इस तरह से कंधों को हिलाने लगती है। नहीं, कंधों को नहीं हिलाना है, नहीं चेहरे के हाव भाव को बिगाड़ना। बस पहले आप मध्यम गति से करेंगे, यानी कि धीरे धीरे करेंगे, फिर आप जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है वो मध्यम गति से ही भस्त्रिका करेंगे। क्योंकि आगे भी आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको भी सिखाना है। किसी को ये 2 फिजिकली प्रॉब्लम है, हार्ट से और हाइपरटेंशन से, तो उनको फास्ट गति से भस्त्रिका नहीं करना है, तेज गति से। तो चलिए करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। कम से कम 21 बार रिपीटेशन करेंगे भस्त्रिका का, सभी करेंगे। जो बहनें बैठी हुई या बिस्तर में, जो माताएं बहनें जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी करेंगे इस तरह से ध्यानात्मक। जिनको गैस बनती है वो वायु मुद्रा लगा सकते हैं। इस तरह से अपनी जो तर्जनी उंगली है वो अंगूठे के नीचे लगा लेंगे। इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, करेंगे भस्त्रिका। बस श्वास का इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर फोकस करेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्लो होता है। चलिए
आनंद की अनुभूति करती हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब मैं प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ। चेहरे पर अनचाहे मतलब एक मुस्कान बन जाती है, इतना आनंद मुझे मिलने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी सेल, सारे ऑर्गन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, एनर्जी उनके अंदर। जब हमारे शरीर में ऊर्जा और एनर्जी आती है, आपने देखा होगा कितने हम मतलब मन ही मन मुस्कान, एक चेहरे पर बहुत सी कांति वैसे ही आने लगता है। चलिए करेंगे अपने सभी नकारात्मक विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर करेंगे और ये जो सेल्स हैं उनको एक हेल्दी पोषण ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो डैमेज हो चुकी है उनको एक पोषण हम इस ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सेल्स के लिए। तो उन डैमेज सेल्स को फिर से रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। जब उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वे डैमेज होने लगते हैं, यानी कि बंद होने लगते हैं। क्योंकि आपने इसका संबंध अगर किसी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं वो क्योंकि एनुअली जो हमारा होता है जहाँ पर वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, फिर उस ऑक्सीजन को जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। अब पूरे शरीर में ट्रेवल करके यानी कि पहुंचाकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फिर उस एल्वेली में छोड़ता है, फिर उस एल्वेली के माध्यम से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नासिका के माध्यम से बाहर आती है, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये प्रोसीजर निरंतर हमारे शरीर में चलता रहता है, ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। चलिए करते हैं इसी के साथ भस्त्रिका। एक मैंने साइंस समझाया आपको कि भस्त्रिका करने से किस तरह बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर को। हम क्या है हम श्वास तो वैसे भी ले रहे हैं, अगर मैं बोल रही तो अब भी श्वास आ रहा है जा रहा है, ये श्वास बंद हो गई तो फिर मैं सीमा कहाँ से रह जाऊंगी, मैं तो स्टब हो जाऊंगी, यानी कि डेड बॉडी, मृत शरीर। फिर मुझे कोई नाम से भी नहीं जानेगा, जैसे दीदी बताती है, फिर उसको कोई नाम से भी नहीं पुकारते। जब ये प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, कोई मुझे नहीं कहेगा कि सीमा, ये कहेंगे कि सब है, मुर्दा है। चलिए करते हैं भस्त्रिका। प्रतिदिन सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है भस्त्रिका के अलग सभी बहनें बहुत अच्छे से अनुभव के साथ आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट बता रही है, लाभ बता रही है। मैं आपको व्यावहारिक रूप से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि साइंस के साथ ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में। चलिए ये भस्त्रिका अभ्यास किया, आप उसके बाद कपालभाति करते हैं। जैसे कि मैंने बताया शीर्षासन करने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट होता है, और जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सॉरी माफ करिएगा, वो सर्वांग आसन से भी वही बेनिफिट ले सकते हैं जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे जब दोनों पैर सीधे इस तरह से खड़े रहते हैं तो ब्रेन की तरफ दृष्टि होता है। अब हम कपालभाति की बात करें, प्राणायाम की बात करें हैं तो हम उसी तरफ आते हैं, लेकिन मैंने इसके बताया कि इसको भी प्राणायाम का राजा कहा जाता है, आत्मा क्योंकि कपालभाति करने से हमारे शरीर के 99% रोग दूर होते हैं। और वो कपाल यानी कि मध्य, भाति यानी कि ओज यानी कि चमक। अब आप सोचोगे कि वो चमक कैसे आएगी, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्योर होता है। यानी कि ये तो जब क्योर होंगे तो चेहरे पर वो जब यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी कि हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, तो चेहरे पर वो तो अपने आप ही आएगा ना। कहते हैं ना कि ग्लो कर रही है स्किन, तो अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए कपालभाति करते हैं। ये जो टेक्निक है यानी कि विधि वो क्या है, श्वास को देना लेना, श्वास को खाली करना होता है। और जब हम श्वास को खाली करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। तो ये किसकी विधि है कि श्वास को बाहर खाली करना है, श्वास को भरना नहीं। एक कम से कम एक स्ट्रोक में एक श्वास, जब श्वास को बाहर फेंक रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, यानी कि पूरे जो ऑर्गन है वो हमारे पेट के वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, चाहे वो किडनी हो, पैनक्रियाज हो, लिवर हो,
तो सभी की फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, सभी से हार्मोन सीक्रेशन अच्छा हो रहा है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब डाइजेशन आपने देखा होगा कि हमारा पेट का हमारे शरीर से संबंध है, कैसे अगर पेट में अभी सडन में मुझे पेट में अचानक दर्द हो जाए तो मेरे चेहरे के मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है? तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। अभी अचानक किसी को पेट में दर्द हो जाए तो वो कैसे करेगा? उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि इसको पेन हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे से ही आता है। हम आप ऐसे थोड़ा ना कोई भविष्यवाणी हो रही होती है कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अगर किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये इसका साइंस है एक, इसको मैंने बताने की कोशिश की आपको व्यावहारिक रूप से। चलिए हम कम से कम 21 स्ट्रोक लगाएंगे कपाल भाती में। मैंने कहा सुनने से आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन लाभ अगर आपको लेना है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठे हो कुछ भी कर रहे हो। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं अपने शरीर से, हाँ सुन रहे हैं, जानकारी मिल रही है, चलिए करेंगे। ये मैंने 60 स्ट्रोक कपाल भाती के लगाए, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी लगाई क्योंकि समय की सीमा है, यानी कि 10 मिनट हमारे पास बच, 10 मिनट बाकी बचे हुए हैं। अब किसकी बात करेंगे हम? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड ग्रंथि, क्योंकि आप एक बार फिर से सुनिए अच्छे से, जब आप किसी को सिखाओगे थायराइड से रिलेटेड, जो आपके पास पेशेंट आएगा, जो रोगी आएगा, उसके लिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उज्जयी प्राणायाम कराना है, क्योंकि यह थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण काम करता है। क्योंकि पूरी थायराइड एक, जब हम इसकी विधि को करेंगे तब आप जानेंगे, क्योंकि जो पूरी गर्दन की मांसपेशियां है गले की, वो कुछ यानी कि खिंचती है। चलिए जब हम गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरेंगे, चलिए श्वास को भरेंगे, करेंगे हम इसकी विधि को उज्जयी। ये मैंने आपको एक पहले इसकी विधि बताई। जब हम उज्जयी प्राणायाम करें तो गले से घर्षण करके श्वास को भरेंगे, उस श्वास को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितने आपकी सामर्थ्य है, उसको होल्ड करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को, जिन लोग नहीं लगाएगा वो सिर्फ ऐसे ही रखेंगे गर्दन को, और फिर श्वास को लेफ्ट नासिका से खाली करेंगे। आपको बहुत बार मैंने बहुत अच्छे से, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, जब आपसे करवाया जाएगा, तो कुछ बहनें फिर भी गलतियां करती हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि उज्जयी प्राणायाम की टेक्निक, क्योंकि जब आपको लाभ लेना है तो सही विधि आनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी मैं क्लास ले सिखा रही थी, तो वे क्या करती थी, वे मुंह से श्वास को भरती थी, यानी कि उज्जयी करते हुए आवाज करती थी मुंह को खोल कर। लेकिन एक दिन मैंने उसको अच्छे से फोकस किया, मैंने देखा ये तो मुंह से श्वास भर रहे हैं, लेकिन श्वास तो नासिका से ही भरना है, लेकिन कंठ में सिर्फ एक घर्षण की आवाज आनी चाहिए, यानी कि मांसपेशी बढ़ती है हमारी गर्दन। तो सही विधि जब आप अच्छे से करोगे, लाभ भी जब आपको मिलेगी, क्योंकि फिर अभी आपकी भी वही शिकायतें रहेगी कि हमको तो योग करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए हमारा तीसरा प्राणायाम हो गया हमारा उज्जयी, इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में जब मैंने आपको योग दर्शन का समाधि पाठ पढ़ाया, उसमें आपको जो सूत्र है 34 समाधि पाठ को बताया कि प्रच्छेदन में विधारणा वा प्राणायाम से, यानी कि श्वास को बार बार भरना और बाहर खाली करना और होल्ड करना, यानी रोक कर रखने से भी हमारा क्या होता है, शरीर में एकाग्रता आती है, स्थिर होता है मन। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कारण है थायराइड का, वो क्या है, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन की कमी है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, क्योंकि अब आपका एक सवाल भी होगा कि आखिर थायराइड होता क्यों है हमारे शरीर में।
क्योंकि थायराइड होता ही इससे है जब हमारे शरीर में तनाव रहता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि पिट्यूटरी अच्छे से टीएसएच हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करती। फिर उसके सीक्रेशन की वजह से हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 अच्छे से नहीं बनाती, जिसके कारण ही हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड ये जो ग्लैंड है ये निष्क्रिय हो जाती है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है शरीर में थकान रहना, ठंड लगना, भूख न लगना या फिर वजन का बढ़ना या अननेसेसरी वजन बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कुछ बहनें अलग ही तरीके से मोटी हो जाती है जिनको थायराइड हो जाता है, वो उनको भूख नहीं लगती फिर भी उससे कम खाती है लेकिन फिर भी अलग तरीके से मोटी रहती है, तो थायराइड की वजह से ही वो मोटापा आता है। और कुछ देखा होगा कि वो बहुत पतली है, यानी कि ज्यादा खाने पे फिर भी उनको शरीर में नहीं लग रहा, तो वो हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि दो प्रकार का थायराइड होता है, एक हाइपो एक हाइपर। जो हाइपो में होता है वो उसके विपरीत हाइपर में होता है। अगर मैं मोटी हो रही है तो हाइपर में क्या होगा, वो दूसरी बहनें सूखने लगेंगी, पतली हो जाएगी। अगर मेरा हाइपो में हार्ट बीट कम या स्लो डाउन हो रहे हैं तो हाइपर में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। ये इस तरह के सिम्टम आने चाहिए। कब्ज की शिकायत लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये पता है कि जो जो परेशानी ये सिम्टम आपको दिखाई दे तो एक बार अपना चेकअप कराएं या फिर उस तरह से ही उसी तरह से योगाभ्यास कराएं, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजिंग करके योगासनों को, प्राणायाम को, ध्यान को अपनाकर इस तरह से आप इन हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब आप करोगे तो आप इससे निजात जल्दी पा लोगे, लेकिन अभ्यास करना होगा। चलिए अब हम वायु प्राणायाम करेंगे, इसकी टेक्निक को जानेंगे कैसे। इसमें 3 पद लगाते हैं, पहला मूलाधार पद, उसके बाद उड़ियान पद और उसके बाद जालंधर पद। सर्वाइकल वाले जालंधर पद अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। अब आपने देखा जब हम मूल पद लगाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे जो यूट्रस से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उनसे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ये एक साइंस है कि लाभ कैसे मिलते हैं, क्योंकि कुछ बहनें बस जानती है कि हाँ बस हमने बंद लगा दिया, लेकिन साइंस को समझना कि वो लाभ कैसे मिल रहे हैं हमको। फिर आप क्या करेंगे, उड़ियान बंद लगाएंगे। उड़ियान बंद लगाने के बाद आपने देखोगे जो आपके जो आपके इंडोक्राइन सिस्टम है जो पेट के अंदर, चाहे वो किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, आमाशय, गोल ब्लैडर, जो छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इनमें इससे रिलेटेड जो भी रोग है, जो भी विजातीय है वो शरीर से बाहर निकलने लगता है, इससे हार्मोन जो है वो अच्छे से सीक्रेट होने लगता है। तो जब हार्मोन बैलेंस है तो आपके शरीर के सभी रोग दूर होंगे, आप एनर्जी ठीक रहोगे, ऊर्जावान होगे, आपका मन सभी कार्य को करने में लगेगा। तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जालंधर बंद। जालंधर बंद करने से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्यों होता है, तो चलिए करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को पूरा खाली करेंगे, पहले मूल बंद अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने एनएस पार्ट को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि खींचेंगे और पेट को अंदर की तरफ, इस तरह से पेट पूरा अंदर होगा। अभी आप देख रहे होंगे स्वामी जी की पिक्चर आप देख रहे हो, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये उड़ियान बन में ही यानी कि बाह्य प्रणाली है जो स्वामी जी ने लगाया। आप देख रहे हैं पेट कितना अंदर गया हुआ है, तो ये स्वामी जी की जो आप पिक्चर है ये हमारी बाह्य प्रणाली में ही पिक्चर है। तो चलिए करेंगे। और अपनी अपनी सामर्थ्य और कैपेसिटी के अनुसार श्वास को होल्ड रखेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। फिर श्वास को भरेंगे, रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से श्वास को भरेंगे, एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, श्वास को पूरा खाली। रिलैक्स करिए। 2 बार मैंने रिपीटेशन आपको करके वायु प्राणायाम में दिखाया, आगे आपको रोज बहने प्राणायाम कराया, आठों प्राणायाम अच्छे से बता रहे हैं, आपको उसके बेनिफिट यानी कि लाभ भी बता रहे किस तरह से लाभ करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब हम उड़ियान बंद, हम जालंधर बंद, मूल बंद तो लगा सकते हैं, लेकिन जो हम उड़ियान बंद है उस श्वास को बाहर खाली कर करके लगा सकते हैं, विशेष ध्यान रखिए। आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको हम श्वास को भरकर नहीं लगा सकते, श्वास को बाहर खाली कर रहे, आप कोशिश ट्राई कर देखिए, आप श्वास को भरकर आप पेट को अंदर नहीं खींच सकते, यानी कि पेट को पूरा अंदर नहीं खींच सकते, इसके लिए आप श्वास को
बाहर खाली कर कर और बाहर रोक कर ही आप व्यायाम को लगा सकते हैं। ज्यादातर मन तो आप श्वास को अंदर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई आसान नहीं लगा सकते। चलिए इसके बाद अब हम जानेंगे अगला प्राणायाम हमारा आता है। इसकी जो सहायक क्रिया है वो है अग्निचार क्रिया। श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे और पेट को इस तरह से अंदर बाहर करेंगे। इससे भी हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, जिसको कब्ज रहती है। इस तरह से गेट में बाहर एक रोगी है, वो आंशिक। चलिए अगला हम प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। जय प्राणायाम हो गया हमारा, वायु प्राणायाम होगा। 5वें नंबर पे आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे ब्रेन के संतुलन के लिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी कि जिनको स्ट्रेस रहता है वो अनुलोम विलोम अवश्य करें। इसमें क्या टेक्निक है, यानी कि लेफ्ट से भरना है, राइट से खाली करना है। यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास भरना, सूर्य नाड़ी से खाली करना है। तो करेंगे। और जब वापस में आपको जब रिलैक्स करना है तो हम लेफ्ट नासिका यानी कि चंद्र नाड़ी से ही श्वास को खाली करके हम रिलैक्स करेंगे। ये टेक्निक है। मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि समय हो चुका है हमारा। इसके बाद आता है हमारा अनुलोम विलोम के बाद आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जो 6ठे नंबर का है। उसमें क्या करना है, ये भी हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसको रिलैक्स करना है। तनाव मानसिक रोगों को, क्योंकि थायराइड जो होता है ये होता है वो होता है स्ट्रेस के कारण, मानसिक रोगों के कारण। जब हमें एंजाइटी तनाव रहेगा तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, थायराइड ग्रंथि इम्बैलेंस हो जाएगी। तो जब हम ये प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उज्जाई करेंगे, तो हमारा भ्रामरी करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम है वो जो उससे जो निकलने वाले हार्मोन है वो बैलेंस रहेंगे। जो हाइपोथैलेमस सीक्रेशन करता है, जो पिट्यूटरी सीक्रेशन करती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है वो तनाव दूर होगा। चलिए करेंगे। आंखों पर रखेंगे इस तरह से अपने फिंगर को और अंगूठा कान में। रिलैक्स करेंगे, नीचे श्वास को भरेंगे और थोड़े का उज्जैन करके श्वास को खाली करेंगे। इसके बाद करेंगे हम जो हमारा 7वें नंबर पे उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण। जब ओम की ध्वनि का वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में होता है तो भी हमारा मन स्थिर और सहज होता है। तो एक बार ओंकार भी करेंगे। इसके अंदर जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही लंबा ओंकार का वो कर सकते हैं। और जिसके अंदर कम एनर्जी तो हमको उतना ही ओंकार करना है। लेकिन इस प्राणायाम के द्वारा अपनी एनर्जी तो बस एक बार ही मैं आप ये प्राणायाम के बाद प्राणायाम यानी कि शांति से ऊपर बैठने के ध्यान और अपनी आ रही जा रही श्वास पर फोकस करेंगे। शरीर में जब श्वास आ रहा है ऑक्सीजन चल रही है तो शरीर की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। और जब श्वास शरीर से बाहर निकल रही है सारी जो विजातीय तत्व है, सारे टॉक्सिन है वो मेरी श्वास के द्वारा ही शरीर से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, हमारे शरीर चलाने के लिए जो सारे नकारात्मक विजातीय तत्व है। क्योंकि हमारे शरीर में और द्वार के द्वारा भी हमारा शरीर स्टोर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य करती है वो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य जो करती है वो ऑक्सीजन। हम तरह तरह के चीजें अपनाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा, कोई जीरे का पानी नहीं है, का पानी हम शरीर को डिटॉक्स करने के, लेकिन जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन है वो ऑक्सीजन ही है शरीर को प्योर करने के लिए। तो इस तरह श्वास पर फोकस करते हुए शरीर में श्वास आ रहा है, जा रहा है, इस तरह से करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने आप को स्थिर कर लेंगे। चेहरे पर मन मुस्कान, उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करते हुए कि उसने इतना सुंदर शरीर मुझे दिया,
मेरी औकात से बढ़कर दिया, मुझे स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, मुझे आंखों से अंधे भी कर सकते थे, कानों से बहरे भी कर सकते थे, विकलांग भी बना सकते थे, लेकिन आपने मुझे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये पूरा शरीर मुझे दिया। धन्य हूँ मैं ईश्वर, उसका बेहद धन्यवाद करें। कभी भी ईश्वर की तारीफ, उसने हमें लाखों करोड़ों वैसे अलग ही दिया है। इस संसार में अगर आप दूसरों को अपने से जरूरी चीजों को देखेंगे तो आपको अपना छोटा लगने लगेगा। मुझे तो ईश्वर ने बहुत ही सभी चीजों से संपन्न किया है ना। बहुत सौभाग्यशाली है वास्तव में जो भी सीखने का जानने का प्रयास करें। स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने जन जन तक पूरे सृष्टि में योग का प्रचार किया, उनके प्रति अपने आप को कृतज्ञ करते, ऋषि मुनियों के प्रति धन्यवाद करते हुए अपने लिए जुड़े हुए हैं, अपने प्रति के साथ हम अपनी सहायता करेंगे और ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। जो बेहतर तरह नहीं बैठ सकते वो बेहतर तरह ही बैठेंगे। ये सब और इसी तरह से ही चलिए हास्यासन करेंगे। अगर किसी को ये संकोच होगी, घर वाले सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हुआ है, तो धीरे धीरे मन हंसी एक दूसरे को कैमरे में देखते हुए जैसे मेरा आपको हंसी का साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन खुलकर हंसो, क्योंकि दूसरे सोचेंगे तो ये तो आवाज आ रही है अचानक से, ये क्या खिलखिला हंसने लगे क्या। तो चलिए निसंकोच होकर एक बार हंसेंगे, आज के आनंद की जय करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए। एक बार और हंसेंगे। अपने आप का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए चलिए हमें ऊपर हो गया है, अब शांति पाठ के साथ समापन करते हैं, सभी बैठ जाएंगे समित स्थिति में। जो शांति शांति पृथ्वी ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेति शांति श्यामा शांतिरेति। शांति हो।